जो की बुक में ये आप लर्न करनी, एटमॉस्फेयर है इट इज इन डिफरेंट गैसेस। हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर स्टार्ट कर आपको एक लेयर एटमॉस्फेयर है जिसमें डिफरेंट जो गैसेस हैं वो मिलती हैं, और गैसेस होती है वो उनके बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ऑक्सीजन, आपको पता हो कि ऑक्सीजन के नाम में हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक पाई जाती है। पहले तो मैंने आपको एटमॉस्फेयर का जो है वो डिफिनेशन आपको मैंने अभी बताया है कि एटमॉस्फेयर जो है, सपोज ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो गैसियस लेयर पाई जाती है हमारे पृथ्वी के ऊपर, जैसे हम लोग जहां भी बैठे हुए हैं, पृथ्वी जो हमारी सॉइल है उससे ऊपर जो है, जो भी 80-90 किलोमीटर ऊपर जो भी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो अगर हम ये पृथ्वी की जो है सतह ले लें और सरफेस ले लें, तो इसके ऊपर जो है ये जो पूरे जो हमारे एटमॉस्फेयर को चारों तरफ से घेर के रखा है जिसने, उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। एंड दिस एटमॉस्फेयर जो कि हमें कोई ऐसा विजिबल नहीं है, बट इट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो बस सिंपली आपको इतना याद रखना है, इट इज ए गैसियस एनवलप विच सराउंड्स द अर्थ। ठीक है, ये गैस की एक एनवलप है। गैसियस एटमॉस्फेयर मतलब अगर आपको सिंपल कुछ लिखना है तो एटमॉस्फेयर ऑफ गैसेस, पृथ्वी को चारों तरफ से उन्होंने घेर के रखा हुआ है, क्लियर बना के रखी हुई है, उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन अच्छे से लर्न होनी चाहिए। एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड इट एनवलप्स और सराउंड्स। अगर आपको एनवलप वर्ड याद ना आए तो आप लिख सकते हो, इट सराउंड्स दी अर्थ ऑल अराउंड। तो अर्थ को इसने चारों तरफ से घेर रखा है, तो ये इसका मतलब हो गया। देन इसके बिना जो है, इसमें इट कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेस। इसमें लाइफ गिविंग गैसेस होती है जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, लाइक ऑक्सीजन है। देन एनिमल्स के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सीजन एनिमल ह्यूमंस के लिए एंड एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो वर्क होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बिना पॉसिबल नहीं है। एटमॉस्फेयर है, इसमें ऐसी गैसेस पाई जाती हैं जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और जो हमारे प्लांट लाइफ है उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही एसेंशियल है। द एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्थ मास एंड 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एयर है, एयर के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल गैस है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। और जो अगर हम ये अर्थ सरफेस ले लें, ठीक है, तो इसके ऊपर जो 32 किलोमीटर का जो एरिया है, यहाँ पर हमारा इफेक्टिव एटमॉस्फेयर है। इफेक्टिव एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा जो जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारा वेदर एक्टिविटीज है या क्लाइमेटिक एक्टिविटीज है, वो हमारे अर्थ सरफेस से 32 किलोमीटर जो ऊपर का एरिया है वहीं तक लिमिटेड है। मतलब जो गैसेस हमारे लिए यूजफुल है वो कहाँ पाई जाती है, अप टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर्स। द एयर इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस एंड कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन इट ब्लोज एज विंड। तो ये कहा जा रहा है कि जो हमारी एयर होती है, ऑक्सीजन है, वो कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता, उसकी कोई स्मेल नहीं होती है, लेकिन हमें वो महसूस कब होता है, जब वो मूव करता है। तो जब एयर इन मोशन, इसको हम क्या कहते हैं, विंड। तो सिंपल इतना ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड इट सराउंड्स द अर्थ surface from all the sides. Then it contains different types of life giving gases like oxygen and carbon dioxide, and the effective atmosphere is confined up to the height of 32 kilometers. वैसे तो हमारा एटमॉस्फेयर पूरा 80 और 100 जो किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा 32 किलोमीटर तक ये, क्योंकि ऑक्सीजन यही पाया जाता है। इसके ऊपर जितना हम ऊपर जाएंगे जो गैसेस हैं वो उनकी मात्रा कम होने लग जाती है। अब ये टेबल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये सब गैसेस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, लाइक नाइट्रोजन। मान लो कोई एक क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में कि इन चारों में से कौन सी गैस पाई नहीं जाती है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी गैसेस हमें हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है 78%, बट ये इनर्ट गैस है, इसका कोई हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है इसका। देन ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, वो लगभग 21% है। देन आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड देखिए 0.036% है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसके दो फंक्शन है इस गैस के, कि वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे इसका, ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि ये जो हमारे इंसुलेशन होता है, जो पृथ्वी हीट
रेडिएट करती है, वापस स्पेस में भेजती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उसके लिए ओपेक होता है। ओपेक मतलब उसको पास ऑन नहीं होने देता है और वापस जो है उसको पृथ्वी के ऊपर भेज देता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या है कि पृथ्वी पे इसका जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और ये सब हुआ तो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, बट जब से ये आपका पॉल्यूशन वाला जो सिस्टम है या फिर जो हमारे स्मोक है, डस्ट है, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो कॉन्टिन्यूस बढ़ती जा रही है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इससे क्या हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हैं वो ज्यादा इंक्रीज हो गई है एटमॉस्फेयर में, और वो मैक्सिमम जो हीट एनर्जी है वो वापस पृथ्वी पे भेज देते हैं, अर्थ पे भेज देते हैं, और इससे जो हमारी पृथ्वी है वो धीरे धीरे गर्म हो रही है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो अदर गैसेस है वो नियॉन है, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन एंड हाइड्रोजन। तो ये गैसेस सारी पाई जाती है, क्योंकि ये देखो ये रिवीजन हो रहा है ऑलरेडी आप जानते हो, तो मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। ये टेबल अच्छे से पढ़ना, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पढ़ लेना, कार्बन डाइऑक्साइड के क्या फंक्शंस होते हैं। अब हम जो है गैसेस के ऊपर आते हैं। ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट चीजों से बना हुआ है। देखिए इसमें दिया हुआ है ना, कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट चीजों से बना हुआ है, नॉट ओनली गैसेस। गैसेस तो होती हैं जो आपने अब ये गैसेस पढ़ी, इनके साथ साथ इसमें वाटर वेपर भी होता है। देन आपका देखिए इधर तो डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में हमारे डस्ट पार्टिकल्स हो गए, जैसे मिट्टी के कण हो गए, स्मोक हो गया, ऐश हो गया, तो ये सब भी होता है। देन वाटर वेपर भी पाया जाता है, एंड देन हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस तो है ही। तो अब पहले हम देखते हैं कौन कौन सी गैस, इसके क्वेश्चन क्या आता है। तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये आता है कि कौन सी ऐसी गैस है जो कि टेरेस आउट गोइंग, इनकमिंग रेडिएशन के लिए तो वो ट्रांसपेरेंट है, बट आउट गोइंग जो आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो उसको पास ऑन नहीं होने देता है और अर्थ पे वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर विच वन इज द ग्रीन हाउस गैस, इसके ऊपर ये आ सकता है। मतलब घुमा फिरा के जैसा भी आए, आप इतना समझना कि इसका आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मेट्रोलॉजिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस। इट इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो सन से एनर्जी आती है उसके लिए तो ट्रांसपेरेंट है, उसे आसानी से पृथ्वी पे आने देता है, बट जब पृथ्वी उसको ऑब्जर्व करके वापस हीट भेजती है स्पेस की तरफ, तो CO2 उसको जाने नहीं देता है, उसे रोक देता है और वापस पृथ्वी के ऊपर भेज देता है, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो हम मतलब सिंपल क्वेश्चन आएगा कि विच इज द ग्रीन हाउस गैस, तब आपको मालूम होना चाहिए कि आंसर है CO2। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि विच गैस इज ट्रांसपेरेंट फॉर इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक फॉर द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल वर्ड का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस से जो ऊर्जा वापस जाती है उसके लिए वो ओपेक है हमारा। किसी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं उनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो हमारे स्पेस में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, एंड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज स्लोली इंक्रीजिंग डे बाय डे। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो है ओजोन गैस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 10 to 50 हाइट पे पाई जाती है। एंड इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, एग्जाम में आ सकता है कि विच गैस यू नो एक्ट एज फॉर इनकमिंग अल्ट्रास हैं, उनको कौन छान कर भेजता है या उनको कौन रोकता है पृथ्वी पे आने से। तो आपका आंसर क्या होगा, ओजोन लेयर, ओजोन गैस। ठीक है, तो ओजोन गैस जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देती है, रोकती है। नहीं तो ये जो है इससे काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है ह्यूमन बींग्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए भी। तो ये दो क्वेश्चन इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है कि CO2 के ऊपर एंड ओजोन के ऊपर। तो ओजोन का फंक्शन आप जानते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी पे आने से रोकना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका वाटर वेपर। वाटर वेपर इज ऑल्सो वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। अब ये जो आपका वाटर वेपर है उसका मेन फंक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंस जो आपका वाटर वेपर होता है वो एक न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स एज ए बेस। मान लो एक वाटर वेपर है तो इसके आसपास जो है डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठा होते हैं, फिर वाटर वेपर इकट्ठा होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि ये क्लाउड का फॉर्म ले लेता है, जिससे कि रेनफॉल होता है। तो आपको इतना समझना जरूरी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आ सकता है डस्ट पार्टिकल्स में से। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है, लाइक वो पूछ सकते हैं आपसे कि सी सॉल्ट, फाइन सॉइल, स्मोक, सूट, एश, पोलन, डस्ट एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मीटियोराइट्स जो है ये किसके पार्ट्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स के होते हैं, वाटर वेपर के होते हैं, या गैसेस के होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, हमने कहा ना कि एटमॉस्फेयर में आपको डस्ट पार्टिकल्स भी मिलते हैं, एटमॉस्फेयर में आपको वाटर वेपर भी मिलता है, और एटमॉस्फेयर में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस भी मिलती हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो एक्चुअली होता क्या है, डस्ट पार्टिकल्स किससे मिलकर बनता है, सी सॉल्ट से, समुद्र से जो नमक निकलता है
या तो फाइन सॉइल से, स्मोक जो आप धुआं देखते हो, राख होती है जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है उससे, पोलन जो होता है, ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कंकड़ टाइप के, ये सब आपके वॉल्केनिक इरप्शन से निकलते हैं। डस्ट जो होता है, पृथ्वी से बहुत ही डस्ट जो है रोज डेली है, पता नहीं कितना ही जो है आपका डस्ट जो है और एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करता है। एंड जो मिट्योराइट्स होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं, उनके जो टुकड़े होते हैं वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैले होते हैं। तो इनको जब हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। एंड अगेन ये भी जो है आपके उसमें कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करते हैं, कंडेंसेशन में। तो ये जो था आपका, इसमें मैंने आपको बता दिया जो क्वेश्चंस आते हैं, लाइक विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, वो आपको पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का फंक्शन पता होना चाहिए, ओजोन के बारे में पता होना चाहिए। बहुत ही इजी चैप्टर है और आप इसमें पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आता है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब अगर आप चाहें तो ये डायग्राम भी आप लर्न कर सकते हैं। आपसे ना भी पूछा जाए तो आपको एक हैबिट होनी चाहिए ज्योग्राफी में कि आप कुछ ना कुछ डायग्रामेटिक उसमें आप बनाएं, जिससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर मतलब कि पृथ्वी से लेकर ऊपर जो 400 किलोमीटर तक का जो है आपका 2 किलोमीटर में दिया चार पृथ्वी से इफेक्टिव एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ आपसे मतलब यहाँ तक है, 30 या 35 किलोमीटर की हाइट तक, यहीं तक हमारा इफेक्टिव एटमॉस्फेयर है। अब आपसे वो पूछ सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करिए। मतलब इस पे कुछ भी क्वेश्चन बना के आ सकता है कि वो जनरली भी आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, डिस्कस द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एयर। तो वो आपको डिफरेंट लेयर्स, मतलब हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर है नीचे से लेके ऊपर तक वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है, लाइक ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ये चार जो है आपकी लेयर्स हैं। एक हो गया ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, मेसोस एंड थर्मोस। ये चार लेयर हैं जिसमें हमारा पूरा एटमॉस्फेयर डिवाइडेड है। और जैसे कि मान लो ये हमारी पृथ्वी, हमारा अर्थ सरफेस है, तो पहली पड़ती है सबसे निचली लेयर कौन सी है, आपका ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर कौन सा है, स्ट्रेटोस। उसके ऊपर कौन सा है, मेसोस। और सबसे ऊपर कौन सा है, थर्मोस। ठीक है। तो ये जो है 4 लेयर्स हमारे पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक हमारा पूरा एटमॉस्फेयर 4 लेयर्स में डिवाइड हो रखा है। तो ये जो है आपका एग्जाम में पक्का है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, अब पहली जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर की है, इसके बारे में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है वो हम देखते हैं। अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है आपसे, ये 5 नंबर में या 3 नंबर में आपसे कुछ भी बना के पूछ सकते हैं कि लाइक विच लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग एंड राइट डाउन फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट लेयर। तो उन्होंने आपसे कहीं ट्रोपोस्फियर नहीं कहा, बट उन्होंने इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिया है कि सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है ह्यूमन बींग्स के लिए, और उसके कुछ फीचर्स लिखिए। तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि विच लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। तो आंसर आपका क्या होगा, ट्रोपोस्फियर। अगर आपने गलत लिख दिया स्ट्रेटोस्फियर सबसे इंपॉर्टेंट है या फिर मेसोस्फियर, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी, वो है आपकी ट्रोपोस्फियर। और ये लोअर मोस्ट लेयर भी। तो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है इसमें कि विच इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। लोअर मोस्ट, सबसे निचली लेयर कौन सी, लोअर मोस्ट लेयर आपकी ट्रोपोस्फियर है, या सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी ह्यूमन बींग्स के लिए, वो भी आपकी ट्रोपोस्फियर है। ठीक है। अब आगे आपसे पूछ सकते हैं कि भाई क्यों है इंपॉर्टेंट सबसे हमारे लिए, है ना। क्वेश्चन आ जाएगा कि विच लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाई। तो अब आपको वाई लिखना पड़ेगा कि क्यों हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। तो आगे हम देखते हैं क्या होता है इसका। देन थोड़ा सा बस बता देती हूँ, इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है। और ये जो पोल्स के ऊपर इसकी हाइट कम होती है, और जो इक्वेटर है उसके ऊपर इसकी हाइट 18 किलोमीटर की है। इतना हमें पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं दिस लेयर कंटेन्स। देखो अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है। पॉइंट वाइज आप लिखेंगे दिस लेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। जो हमने अभी पढ़ा डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर के बारे में, ये दोनों ही चीजें ट्रोपोस्फेयर में ही मौजूद है। ज्यादा हाइट पे ये आपको नहीं मिलेंगी। अगर आप सोचिए कि 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35 पे आपको मिलेंगी तो नहीं मिल पाएंगी। ये आपको सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में ही मिलेंगी। ठीक है, 18-20 किलोमीटर की हाइट के ऊपर। सो दिस लेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। अब आप सोचेंगे डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर अगर प्रेजेंट है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अभी आपने पढ़ा था डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर, they help in the process of condensation, they help in the process of precipitation, है ना। देन ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन दिस लेयर। तो पहला आपका पॉइंट क्या होगा, ये हो गया इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कि इसमें डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर होते हैं, जिससे कंडेंसेशन होता है। एंड सेकंड, जो भी आपकी क्लाइमेटिक एक्टिविटीज हैं एंड जो वेदर एक्टिविटीज हैं वो इसी लेयर तक कन्फाइन होती हैं, क्योंकि सारे जो ऑक्सीजन गैसेज हैं, सब जो इंपॉर्टेंट गैसेज हैं वो इसी लेयर में पाई जाती हैं।
तो इसीलिए आपका सारे वेदर एक्टिविटीज इसीलिए तक कन्फाइंड है. Then the temperature in this layer decreases at the rate of 1 degree centigrade. इस लेयर में टेम्परेचर कम हो जाएगा. एंड दिस लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी. तो ये लेयर, ये जो टॉपिक है आपका ट्रोपोस्फेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर होते हैं, जिससे कि सारी जो है आपका कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होता है. देन ये जो है जो भी क्लाइमेटिक एंड वेदर एक्टिविटीज हैं, जैसे आप देखते हो ना कि बारिश हो रही है, लाइटनिंग है, थंडर स्टॉर्म आ रहा है, या फिर हवा बह रही है, ये जो भी मतलब की चीजें वेदर एंड क्लाइमेट से रिलेटेड है, आप वो सारी की सारी चीजें जो है आपकी ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं. इसका मतलब बारिश भी ट्रोपोस्फेयर में होती है. आपकी जो भी मौसम की गतिविधियां होती है सब की सब ट्रोपोस्फेयर में ही लिमिटेड है, उसके ऊपर नहीं है. देन ऑल द लाइफ गिविंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन जो है, या फिर आपका जो और CO2 है, इनकी अधिक क्वांटिटी जो है ट्रोपोस्फेयर में ही पाई जाती है. और इसीलिए ये बायोलॉजिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है. जो भी फ्लोरा एंड फौना है, इसी से सर्वाइव हो पाते हैं. तो इसीलिए ये जो गैस है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. आई होप कि आप अगर एग्जाम में आता तो आप इसका आंसर लिख पाएंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है सेकंड, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है. अब जहाँ पे हमारा ये ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है, ये देखिए, जैसे हमारा ट्रोपोस्फेयर खत्म हो गया और और स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो गया, उस लाइन को हम कहते हैं ट्रोपोपॉज. पॉज वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टॉप. कि ट्रोपोस्फेयर खत्म हो गया, अब हमारा नया लेयर स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर. जहां स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होता है और मेसोस्फेयर स्टार्ट होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉज. मतलब अब स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है वो पॉज हो गई, खत्म हो गई. फिर मेसोस्फेयर जहां खत्म होता है उसको कहते हैं मेसोपॉज. और सबसे है आपका थर्मोस्फेयर, और उसके ऊपर एक्सोस्फेयर. ये बिल्कुल इनर्ट लेयर है, जिसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल डार्कनेस है और कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है. इसको एक्सटीरियर मतलब एक्सोस्फेयर कहते हैं. नाउ अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में. इस पे बेसिकली यही क्वेश्चन आता है कि ये जो लेयर है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है. क्योंकि इस लेयर में क्या पाया जाता है? ओजोन लेयर. स्ट्रेटोस्फेयर को हम ओजोन लेयर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ओजोन गैस पाई जाती है. एंड दिस लेयर एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड शील्ड्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है कि स्ट्रेटोस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है. कि ये जो है इसमें ओजोन गैस पाई जाती है, एंड ओजोन गैस जो है वो क्या करती है, हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है उसको कंट्रोल कर लेती है, उसको अर्थ से पहुंचने नहीं देती है अर्थ तक. और इससे क्या होता है कि हमारे जो लोग होते हैं, जो लोग हैं, एनिमल्स है, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं. ये हो गया आपका स्ट्रेटोस्फेयर. तो स्ट्रेटोस्फेयर इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर, एंड ओजोन लेयर इज रिलेटेड टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक देता है. देन नेक्स्ट जो है हमारा है मेसोस्फियर. अब जहां स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होता है वहां पे मेसोपॉज होते ही वो लाइन, और उसके ऊपर मेसोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. अब मेसोस्फेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, और ये 80 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचता है. ठीक है. 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक आपका, देखिए यहाँ पे 50 किलोमीटर तक आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, और 50 से 80 आपका क्या है, मेसोस्फेयर. ठीक है. यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है. और द आइनोस्फेयर इज लोकेटेड, इस लेयर में आपको आइनोस्फेयर भी मिलेगा. और इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयंस. इसकी खासियत क्या है कि मेसोस्फेयर में आपको जो है मेसोस्फेयर यू विल ऑल्सो फाइंड आइनोस्फेयर. तो आइनोस्फेयर में जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस होते हैं, और इनको इसलिए इसको आइनोस्फेयर कहा जाता है. और इसमें रेडियो वेव जो होती है वो ट्रांसमिट होती है. जितना भी आप ये सिग्नल देखते हो कि रेडियो चल रहा है, टीवी चल रहा है, या फिर जो आपके रॉकेट्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, ये सब सिग्नल आपको इसी लेयर से रिलेटेड होते हैं. टेम्परेचर हेयर स्टार्ट इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बस आपको मेसोस्फेयर में इतना ही पढ़ना है. ये जो चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है और काफी दे. और जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसके पीछे के क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ लेना. जैसे देखो इसमें दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर. अभी मैंने आपसे पूछा था, तो इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? एक बच्चा बताए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर. बताइए आंसर. बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस मैम. मैम. तो बताइए. आप जो मैंने पढ़ाया आपको सुनाई दिया? यस मैम. ठीक है, चलिए आप बताइए कि एक मिनट. हम्म
चलिए प्रांजल बताइए कि ये पहले क्वेश्चन का आंसर, अब लेफ्ट होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ये पहले डर के हमारे भाग गए। मैम क्वेश्चन पंकज है, एक मिनट, कौन कौन है? अंजलि, अर्चना, देव कुमार, पंकज, प्रांजल, राजन, रोहन, रोहन, शुभम चौहान। ओके, आपकी बुक का जो पीछे वाला क्वेश्चन है ना वही पूछ रही हूँ। ये लिखा है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर? कोई एक बच्चा बताइए। मैम नाइट्रोजन। यस, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब मेजर पोर्शन में कौन सी गैस पाई जाती है, तो उसका आंसर क्या होगा? क्या होगा, बोलो। नाइट्रोजन। मैम हाँ, नाइट्रोजन। कितनी मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन? 78%। यस, 78%। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21%। यस। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता, चलो मैं अगला पूछूंगी बाद में। देन एटमॉस्फेरिक लेयर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स इज, इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। क्वेश्चन तो देख लो और ऑप्शन तो देख लो, पर नाइट्रोजन कहाँ से है? इसमें नाइट्रोजन दिख रहा है? एटमॉस्फेरिक लेयर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स इज, मैम ट्रोपोस्फियर। यस, ट्रोपोस्फियर। सी सॉल्ट, पोलन एश, स्मोक, सूट, फाइन सॉइल, दीज आर एसोसिएटेड विद, इनमें से किससे एसोसिएटेड है ये सारी चीजें? डस्ट पार्टिकल्स। यस, डस्ट पार्टिकल्स। ऑक्सीजन गैस इज a negligible quantity at the height of the atmosphere. ये हो गया। मैम डस्ट ऑक्सीजन गैस इज नेग्लिजिबल, मैं क्वेश्चन 4 पूछ रही हूँ अब, वो तो डस्ट पार्टिकल्स हो गया, करेक्ट है। ऑक्सीजन गैस जो है वो किस उस पे हाइट पे, ये क्या हो गया यार, किस हाइट पे मतलब बिल्कुल गायब हो जाती है? मैम 120 किलोमीटर। एक मिनट, वो मैंने भी देखा नहीं ना, मैं खुद चेक कर दी हूँ। हाँ, ये रहा। द प्रोपोर्शन ऑफ द गैसेस चेंजेस इन द हाइट, ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर्स, ये रहा, मैंने आपको बता नहीं था ना। ठीक है, तो आप 120 किलोमीटर की हाइट पर जाएंगे तो जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है, नेग्लिजिबल, मतलब आपको मिलेगा ही नहीं। तो 120 किलोमीटर इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप मुझे बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटमॉस्फेयर? मैम एटमॉस्फेयर इज लेयर ऑफ गैसेस सराउंडेड बाय। एटमॉस्फेयर इज द mixture of gases surrounding the earth surface. क्या एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड इट सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड, यही तो आंसर है। अभी ये लर्न कर लो, मैं दोबारा पूछूंगी आप लोगों से बस 2 मिनट में, ठीक है? सब बच्चे लर्न कर लीजिए। एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ surface from all side. Then what are the elements of weather and climate? वेदर और क्लाइमेट्स के एलिमेंट क्या है? ये देखो, ये टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। जब भी हम मौसम की और जलवायु की बात करते हैं, क्लाइमेट की, तो हम कहते हैं ना कि यहाँ का क्लाइमेट तो ऐसा है, यहाँ का वेदर ऐसा है, यहाँ का तो गर्मी रहती है बहुत, यहाँ तो बहुत ठंडी रहती है, यहाँ पे तो बारिश होती रहती है, यहाँ पे तो बारिश नहीं होती। तो ये जो जब भी हम क्लाइमेट या वेदर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग, हम जो भी बात करते हैं उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है? या तो टेम्परेचर, है ना, क्लाइमेट में क्या होगा, या तो टेम्परेचर किसी एरिया का ज्यादा होगा या तो कम होगा, ठंडी होगी या तो गर्मी होगी। प्रेशर कैसा है, दबाव कैसा है, वहां पे हवा चलती होगी किसी ना किसी डायरेक्शन में, नमी होगी या नहीं होगी, है ना? जैसे आपके डेजर्टिक एरियाज होंगे वहां पे नमी बिल्कुल ही कम होगी, और जो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप के एरियाज होंगे जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे नमी ज्यादा होगी। देन क्लाउड्स होते हैं एंड प्रेसिपिटेशन, बारिश।
किसी एरिया में बर्फ पड़ती है, किसी एरिया में बारिश होती है लिक्विड फॉर्म में। तो ये सब जो है आपके टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, ये सब जो है आपके क्लाइमेट और वेदर के एलिमेंट्स हैं, इनके तत्व हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें लिखना है। देन डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें क्या लिखेंगे? डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में आप क्या लिखेंगे? मैं सिर्फ आपसे हेडिंग पूछी, मैं बहुत डिटेल में नहीं पूछी, बस इतना बता दीजिए, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। कॉम्पोजिशन मतलब कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसे, किन चीजों से बना है, क्या क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, बताइए। मैम अर्थ फायर वाटर एयर। क्या चीज, क्या क्या बेटा? एयर अभी वाटर। तो आपने एयर, वाटर, हमारा एटमॉस्फेयर। अभी आपने पहले स्टार्टिंग में 3 चीजें नहीं पढ़ी थी आपने हेडिंग? मैम और गैस कोई बच्चा वाटर बताइए, 1 मिनट पहले देखते हैं, फिर मैं of बताती हूँ। different gassing. मेंटल एंड कोर। गैसेस, समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट गैसेस है, देन मैम वाटर वेपर, करेक्ट, वाटर वेपर, एंड डस्ट थर्ड, yes, dust particles. So atmosphere is composed of water vapor, dust, different types of gases. ठीक है, अगर मान लो 3 नंबर में पूछेंगे तो इन्हीं को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ये गैसेस पाई जाती हैं। ये आपके वाटर वेपर में क्या क्या होता है, वाटर वेपर में तो कुछ होता नहीं वैसे, इंपॉर्टेंस क्या है, एंड देन डस्ट पार्टिकल्स में क्या क्या जो है पाया जाता है। ओके, देन बताइए, व्हाई इज ट्रोपोस्फियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। Why is troposphere the most important of all the layers of atmosphere? कुछ पॉइंट्स बताइए। मैम इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। हाँ, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट? Troposphere provides oxygen. Troposphere provides oxygen. Okay, what else? Some layer contains dust particles and water vapor. Troposphere contains life support, life giving gases like oxygen, CO2, then dust particles and water vapor. But what is the function of water vapor and ये है चलो एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, तो इससे फायदा क्या होता है? मैम टू मेंटेन टेम्परेचर एंड अकर द वेदर। Okay, they help in the climatic processes, phenomena, और बताया ना आपको, they help in the process of condensation, precipitation, है ना। जो आपके वाटर वेपर होते हैं और आपके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, दे एक्ट एज ए न्यूक्लियस अराउंड विच कंडेंसेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस एंड विच एंड थ्रू विच प्रेसिपिटेशन अकर। एंड सेकंड पॉइंट क्या होगा फिर? सेकंड पॉइंट अभी आपने बताया, वेदर एंड क्लाइमेटिक एक्टिविटीज आर लिमिटेड टू दिस लेयर ओनली, लाइक प्रेसिपिटेशन हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, विंड मूवमेंट, जितने भी आपके क्लाइमेटिक एक्टिविटीज है, दे आर रिलेटेड टू दिस लेयर ओनली। एंड देन ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू दिस, कि जब ये लेयर होगी तभी तो पूरे प्लांट, फ्लोरा एंड फौनास जो है सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब मैं और दूसरे क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, और जो डायग्राम भी है देखो दिया है, डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, सुटेबल डायग्राम, तो ये सब भी आपको करना है। अब मैं और क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ बीच में, अगर आपको कोई कुछ पूछना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा और मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। चलिए,
अब ये मुझे बताइए, इन चारों गैसेस में से कौन सा है वो ग्रीन हाउस गैस है? ठीक है, चलिए। मैम CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन। नाइट्रोजन, इन तीनों में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? हम्म CO2 है, मैम CO2। मतलब ना, आई एम आस्किंग, आपने कहा ना कि वो ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस होता क्या है? इतनी बार बट वाई CO2 गैस का मतलब क्या होता है? तो वो ग्रीन हाउस गैस का कार्बन मतलब क्या होता है? डाइऑक्साइड। हम्म बताओ, ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है? अभी तो मैंने बताया यार कि जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब क्या होता है। ग्रीन हाउस वो गैस होती हैं जो कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन को आने देती है, ट्रांसपेरेंट है, बट आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को जाने से मना कर दे, उसको रोक देती हैं, ओपेक होती हैं, और पूरा हीट एनर्जी वापस अर्थ के ऊपर जो है रिफ्लेक्ट कर देती हैं, वापस भेज देती है, जिससे कि हमारा अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी को तो ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। बिल्कुल, बस अब तुम्हारा ये अर्थ है और ये तुम्हारा स्पेस है, मान लो एटमॉस्फेयर, ये यहाँ पे आपके CO2 गैसेज हैं ये। अब पृथ्वी जो है, जब इंसुलेशन आ रहा है तो ये जो CO2 है, इनको नहीं रोक रहा है, पृथ्वी पे आसानी से आने दे रहा है। जब पृथ्वी जो है अर्थ सरफेस इसको एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाती है और वापस हीट भेजती है, तो CO2 फिर इसको वापस नहीं जाने दे रहा है स्पेस में, उल्टा पृथ्वी पे भेज दे रहा है। तो इससे हमारी पृथ्वी जो है धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। इसीलिए इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है या मीथेन, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनकी मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ने का मतलब है कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। यही मैंने समझाया था कि ट्रांसपेरेंट फॉर इनकमिंग रेडिएशन बट ओपेक फॉर आउटगोइंग रेडिएशन। अब बताओ मुझे जरा, CO2 को हम ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? Ma'am, it is a transparent to incoming solar radiation हम्म एंड and opaque to the terrestrial radiation to reflect from the Earth's surface. यस, बट ओपेक फॉर द आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और आपको पता है हमारी पृथ्वी जो गर्म होती है मेनली, वो आउट गोइंग रेडिएशन से ही होती है, आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ही गर्म होती है ज्यादा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा, हमारी पृथ्वी सबसे ज्यादा गर्म कहाँ से होती है, किस एनर्जी से होती है? इनकमिंग से होती है, आउटगोइंग से होती है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन से ज्यादा गर्म होती है हमारी पृथ्वी, या फिर आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज्यादा गर्म मैम आउटगोइंग होती टेरेस्ट्रियल है? रेडिएशन। तो आंसर क्या होगा आपका? आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो पृथ्वी हमारी एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है वापस, उसी से हमारी पृथ्वी ज्यादा गर्म होती है, ना कि आने वाली एनर्जी से। हाँ, आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ओजोन गैस का क्या फंक्शन है? ओजोन गैस जो है उसका क्या फंक्शन है? Ma'am, to prevent harmful rays from the sun incoming towards the earth. विच हार्मफुल रेस? UV rays, ultraviolet rays. अच्छा, ओके, करेक्ट। ओके, तो ओजोन जो है वो कौन से लेयर में पाई जाती है?
जो ओजोन गैस है वो हमारे एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में पाई जाती है, बताइए। स्ट्रेटोस्फेयर। यस, स्ट्रेटोस्फेयर। अभी कोई बच्चा मुझे बता दे कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर क्या है, नीचे से लेकर ऊपर तक कौन कौन सी लेयर है लाइन वाइज। अरे अभी तो इतनी बार पढ़ा आपने, सबसे नीचे की लेयर कौन सी है, विच इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मैम Troposphere. ट्रोपोस्फियर। हाँ, उसके ऊपर कौन सी लेयर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर। उसके ऊपर। Mesosphere. हाँ, उसके ऊपर। थर्मोस्फेयर। Thermosphere. हाँ, और फिर लास्ट में Exosphere. एग्जोस्फेयर। आयनोस्फेयर किस में पाया जाता है, आयंस, इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस कौन सी लेयर में मिलता है। Mesosphere में. यस, करेक्ट। तो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। मैंने आपको भी व्हाट्सएप पे भेजा है कि जो हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू कितने आएंगे, 3 नंबर के कितने आएंगे, मैप का कैसा आएगा, तो वो मैंने आपके ग्रुप पे भेजा, आप वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यस मैम। अच्छा हाँ, और एक और मैंने मैसेज भेजा कि 12 तारीख को, 12 मार्च को आपका प्रैक्टिकल है। तो मैं उसका एक बार आपको बताऊंगी कि आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या करना है। तो एक बच्चा मुझे कोई बता देगा कि प्रैक्टिकल में हमने अभी तक कितना चैप्टर्स किए हुए हैं, ठीक है। तो आप वो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल का वर्क भेजूंगी, वो आप फाइल में कर लेंगे। और फिर 12 तारीख को जो है आपका रिटर्न पेपर होगा, 25 नंबर का। थ्योरी आएगी आपकी, क्वेश्चंस मैं दूंगी 5 क्वेश्चंस, 5 5 नंबर के, और 5 नंबर का आपका फाइल और वाइवा का हो जाएगा। तो 12 मार्च को जो है आपका पेपर निपट जाएगा, ठीक है। तो मैम ये सबमिट कब हाँ, करनी है प्रोजेक्ट फाइल? फाइल कोई सबमिट नहीं करनी है, एक दिन जैसे आप आते हो काम कर लेना, मैं बस साइन कर दूंगी उसमें। और जब आप 12 तारीख को आओगे तो आपका वाइवा और वो पेपर निपट जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. फाइल मेरे को चेक, फाइल सबमिट नहीं करोगे आप जिस दिन आओगे मेरे से फाइल चेक करा लेना, नहीं तो फिर फाइल मैं रखूंगी तो फिर तो गुमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज की क्लास ओवर होती है। आज कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, जो पढ़ाया गया उसमें जितने क्वेश्चंस आपको बता दिए गए वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसी में से आएगा। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू क्लास, फिर मैम रिवीजन थैंक क्वेश्चन। यू। मैम रिवीजन क्वेश्चन, रिवीजन। तो ये जो कराया आज रिवीजन क्वेश्चन है, और भी मैं लिख के भेज दूंगी। ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू क्लास।